हम लोग कर रहे हैं KVS PRT टायर 2 के लिए EVS कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 3 है ये। वीडियो नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। देखिए, एक ही जगह पर अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट और एनिमल, अलग अलग तरीके के पौधे और जानवर एक जगह पर पाए जाते हैं, तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी के लिए दो मेन कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेन। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न हो सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक, याद रखना है। बारिश को, रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गॉज का इस्तेमाल किया जाता है और रेन गॉज को ओडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और प्लूवियोमीटर भी कहा जाता है। ठीक, ओडोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और प्लूवियोमीटर रेन गॉज को कहा जाता है, बारिश को नापते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये WG रोसन ने दिया था, WG रोसेन ने। तो यहाँ पे एक शब्द आता है रोज़, और रोज़ के भी अलग अलग डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो WG रोसन ने दिया था। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो है E.O. विल्सन। वो कौन है? E.O. विल्सन। तो ये चीज़ें रट्टे मारना है और कुछ कर भी नहीं सकते। बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को, और बायोडाइवर्सिटी का एक्ट है 2002 का। ठीक, कमेंट में बताइए कि इस बार का जो बायोडाइवर्सिटी डे था 2025 का, उसका थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी डे 2025 का थीम क्या था? अब देखते हैं कि टाइप्स कितने हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक होता है इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ही जानवर का अलग अलग नस्ल मिलना। डाइवर्सिटी इन सेम स्पीसीज, जब एक ही स्पीसीज़ का अलग अलग नस्ल एक जगह पाया जाता है तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक जगह पे अलग अलग स्पीसीज़, अलग अलग जानवर का पाया जाना, और ये ज़्यादातर इक्वेटोरियल जोन के पास पाया जाता है। ठीक, इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही जगह पर अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम पाया जाना। जैसे एक ही जगह पर आपको तालाब का, झील का, मरुस्थल का इकोसिस्टम पाया जाएगा। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेजरमेंट 3 तरीके से किया जाता है, जो कि R.H. विट्टेकर ने दिया था। किसने दिया था? R.H. विट्टेकर ने दिया था। ठीक, एक तरीका होता है अल्फा डाइवर्सिटी, एक तरीका होता है बीटा डाइवर्सिटी और एक तरीका होता है गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी को नापने का। अल्फा डाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि किसी जगह पर नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने हैं, कितने तरीके की स्पीसीज़ पाई जा रही हैं, जानवर पाए जा रहे हैं। बीटा डाइवर्सिटी में हम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी नापते हैं, सीधे सीधे आपको ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, और गामा डाइवर्सिटी में हम लोग इंटर रिलेशन देखते हैं वेरियस स्पीसीज़ का, मतलब एक जगह पर रहने वाले अलग अलग स्पीसीज़ एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये देखते हैं हम लोग गामा डाइवर्सिटी में। सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखा जाए तो ब्राज़ील के अमेजोन घाटी में पाया जाता है। और यहाँ पर भी और अच्छे से पूछा जाए आपसे तो ब्राज़ील के अमेजोन घाटी में तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना एक जंगल है जिसको बोलते हैं सेल्वास का जंगल। और सेल्वास का जंगल जो है इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, पूरे दुनिया का फेफड़ा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूछा जाए तो पश्चिमी घाट पे है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर है। पश्चिमी घाट केरल में है। कहाँ पे? केरल में। इसके अंदर भी पूछा जाए कि पश्चिमी घाट के अंदर भी कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली में। कहाँ पे? साइलेंट वैली में। और साइलेंट वैली फेमस किसके लिए है? अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। नीलगिरी की पहाड़ी भी ना, अगर पूछा जाए कि साइलेंट वैली है कहाँ पर, तो नीलगिरी की पहाड़ी में है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी में। और नीलगिरी की पहाड़ी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों के अंदर पड़ता है। ठीक, याद रखना है। कुछ प्रमुख घास के मैदान देख लेते हैं। भारत में 2 प्रमुख घास के मैदान हैं, एक है मर्ग और एक है बुग्याल, या फिर जिसको हम प्यार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मर्ग जो है ना वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चाहे आपसे सोनमर्ग पूछ ले, चाहे आपसे गुलमर्ग पूछ ले, सारे मर्ग किस में पाए जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। और साथ में बुग्याल या फिर प्यार ये पाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक, और आपको याद रखना है कि ये दोनों ही जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, मतलब ठंडे घास के मैदान है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में भी ठंड रहता है और उत्तराखंड में भी लगभग ठंड ही रहता है। ठीक, अब बात करते हैं पूरी दुनिया के अलग अलग घास के मैदानों की। तो भाई पूरी दुनिया में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रियरी और एक पढ़ेंगे पंपास। तो याद रखना कि प्रियरी और पंपास, एक है उत्तर अमेरिका में, एक है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, तो प्रियरी है उत्तर अमेरिका में और पंपास है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, याद रखना है आपको।
और ये भी जितने भी हम पढ़ेंगे ना भी, ये सारे ठंडे घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठीक। तो प्रेयरी जो है वो उत्तर अमेरिका में है, और पूछा जाए तो अमेरिका और कनाडा में है, ठीक, क्योंकि उत्तर अमेरिका में अमेरिका और कनाडा पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक। पंपास जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में, ठीक। वेल्ड की बात पूछा जाए तो वेल्ड जो है वो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है, याद रखना है आपको। डाउन्स का पूछा जाए तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपिज जो है वो यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस में एशिया, और देश पूछा जाए तो साइबेरिया और पश्चिमी रूस, ठीक है। तो आपको पता है कि रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि रूस में तो आएगा ही स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज है यूरेशिया। तो ये सारे ठंडे थे। कौन कौन से? प्रेयरी उत्तर अमेरिका, ठीक है, पंपास दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना, वेल्ड जो है आपका अफ्रीका में होगा, डाउन्स होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपीज होगा आपका यूरेशिया में, ठीक। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी कि गर्म घास के मैदान कौन कौन से हैं? सबसे पहले पार्क लैंड। तो पार्क लैंड है अफ्रीका का, याद रखना है आपको, पार्क लैंड कहाँ का है? अफ्रीका का है। ऐसे सवाना जो है, सवाना है नॉर्थ अफ्रीका का। सवाना कहाँ का है? नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का, ठीक। लानोस की बात करें तो लानोस जो है वो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका, साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। देश पूछा जाए तो वेनेजुएला। देश कौन सा आपका? वेनेजुएला। आपसे देश भी पूछ सकता है, महाद्वीप भी पूछ सकता है, तो याद रखना है। तो पार्कलैंड अफ्रीका महाद्वीप का है। सवाना पूछा जाए तो सवाना जो है आपका वेनेजुएला देश का है, साउथ अमेरिका देश का। और बात करें सेल्वास की, किसकी बात करें? सेल्वास। तो याद रखना आपको, सेल्वास हो या फिर कंपोज हो, दोनों किसके हैं? ब्राज़ील के। सेल्वास और कंपोज दोनों किसके हैं? ब्राज़ील के, ठीक। एक है पटाना। तो पटाना जो है वो श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का। तो सवाना हो गया, लानोस हो गया, सेल्वास हो गया, कंपोज हो गया, ये सब ना उष्णकटिबंधीय हैं, ठीक। एक आपको याद रखना है टुंड्रा। तो टुंड्रा जो है ना वो आर्कटिक डेजर्ट का जो होता है ना घास का मैदान, उसे बोला जाता है टुंड्रा, ठीक। और आपको याद रखना है कि जो टुंड्रा है, जो आर्कटिक डेजर्ट है, ये ठंडा है। क्या है? ठंडा, शीतोष्णकटिबंधीय है, आपको याद रखना है, ठीक। आपको पता होगा कि जो आर्कटिक है वो हमारा एक महासागर है, ठीक है। बाकी हम महासागर आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे बोलते हैं? देखो, कुछ जगह होती है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, मेगा डाइवर्सिटी, यानी कि कुछ जगहें हैं जहाँ पर बहुत विभिन्न तरीके के जीव और जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन जगहों को जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारा खतरा हो जाता है, ठीक है। मतलब इंसान जो है उन जगहों के लिए खतरा बन जाते हैं, वो जगह जो है खतरे में पड़ चुकी है, तो उन जगहों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दुनिया में टोटल 36 है, जिसमें से 4 भारत में है। भारत में 4 कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हिमालय पर्वत होगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि हिमालय पर्वत खतरे में है। एक है पश्चिमी घाट, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट में बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है और वो खतरे में है। इसके अलावा एक है इंडो वर्मा जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, याद रखना है हमें। और एक है सूडालैंडस, ठीक है, जो कि हमारा अंडमान निकोबार में पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो भारत के प्रमुख जैव संरक्षण, ठीक है, ये कुछ प्रमुख जैव संरक्षण नीतियाँ आई थी भारत में, आपको याद रखना है। सबसे पहला हंगुल परियोजना जो कि साल 1970 में आया था, याद रखना है। और ये एक हिरन को बचाने के लिए आया था, और वो हिरन था रेनडियर प्रजाति का, ठीक। तो हिरन याद रखना है आपको कि ये जो हंगुल हिरन है ना, हंगुल हिरन, ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है, ठीक, याद रखना है। और दाचीगढ़ाम जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और दाचीगढ़ाम नेशनल पार्क के अंदर ही हमारा हंगुल परियोजना मतलब हंगुल हिरन जो है पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। तो हंगुल परियोजना साल 1970। अब साल 1972 में आया था गिर सिंह परियोजना, जो कि सिंपल सी बात है एशियाई शेर को बचाने के लिए आया था, ठीक। और याद रखना कि गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेर को बचाने के लिए गिर सिंह परियोजना आया था, ठीक है। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। 1972 के बाद 1973 में बाघ परियोजना आया था, बाघों को बचाने के लिए, याद रखना है हमें, ठीक। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, ठीक। 526 बाघ, कितने बाघ? 526 बाघ।
अब लेकिन देखिए साल 2022 में ना एक टाइगर सेंसस हुआ था, और उस टाइगर सेंसस के हिसाब से जो मध्य प्रदेश है उसमें 785 टाइगर हो चुके हैं, बढ़ के कितने टाइगर हो चुके हैं, 785। तो जब मैंने ये नोट्स बनाए थे तब ये पुराने नोट्स थे, याद रखना है आपको, तब 526 थे। लेकिन भाई साल 2022 में एक सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस, ठीक, और उसके हिसाब से 785 टाइगर है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक। एक है लाला पांडा परियोजना, जो कि साल 1976 में आया था, याद रखना। पहला था 1970, फिर 1972, फिर 1973, लाला पांडा 1976 में, ठीक। तो 1976 में लाला पांडा परियोजना आया था, जो कि हिमालय क्षेत्र के कैट बियर को बचाने के लिए आया था, हिमालय क्षेत्र के कैट बियर को बचाने के लिए आया था, ठीक। अब देखिए ये जो नोट्स हैं मैंने किसी टीचर से पढ़ के ही बनाए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने शायद इसे गलत पढ़ा दिया। तो लाल पांडा जो परियोजना है वो 1976 पढ़ाया था उन्होंने, लेकिन एक्चुअली 1976 नहीं है, 1994 है, आपको याद रखना है। तो लाला पांडा परियोजना 1994 में आया था, ठीक है, 1994 में आपको याद रखना है। लाल पांडा परियोजना, लाला बोल रहा हूँ गलती से, हाँ, लाल पांडा परियोजना 1994 में आया था, रेड पांडा परियोजना 1994, ठीक। बाकी आप लोग भी क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। आगे देखते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना, जो कि 2006 में आया, और उसके बाद हिम तेंदुआ परियोजना, जो कि 2009 में आया, ठीक। आगे चलते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स किसे बोलते हैं, गीला भूमि किसे बोलते हैं, ठीक। तो गीला भूमि वेटलैंड किसे बोलते हैं, एरिया विच इज़ परमानेंटली और टाइम टू टाइम रिमेन इनसाइड वाटर। तो कुछ जगहें होती हैं जो कि ना साल के ज़्यादातर समय पानी के अंदर रहती हैं, उन ज़मीनों को, उन जगहों को वेटलैंड्स कहा जाता है, ठीक। तो रामसर सम्मेलन हुआ था, मैंने बताया था आपको 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, और रामसर सम्मेलन जो है ना वेटलैंड से ही जुड़ा हुआ था, आर्द्र भूमि से ही जुड़ा हुआ था, याद रखना है आपको। और आपको पता है कि 2 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि दुनिया में टोटल नंबर ऑफ़ वेटलैंड्स कितने हैं, तो 2500 हैं टोटल नंबर ऑफ़ वेटलैंड्स पूरी दुनिया में, ठीक है। भारत में पूछा जाए तो भारत में 98 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। दुनिया में 2500 और भारत में लगभग 98 वेटलैंड्स हैं। आप इसको 100 करके याद कर सकते हो कि 100 के करीब है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में लगभग 2500 हैं और भारत में लगभग 100 वेटलैंड्स हैं, एक्यूरेट के लिए 98। आगे चलते हैं हम लोग। 2019 में जो है ना सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक है, याद रखना। सुंदरवन को 2019 में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन ही है, ठीक है, ठीक। यानी कि सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ठीक, 2019 में बनाया गया था। देखिए अब रामसर सम्मेलन तो साल 1971 में हुआ था, ठीक, लेकिन भारत ने रामसर संधि पर कब साइन किया था अगर पूछा जाए, तो भारत ने रामसर संधि पर साल 1982 में साइन किया था। और 1982 में भारत के जो प्रथम 2 रामसर स्थल बने थे, एक बना था चिल्का झील और एक बना था कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है और कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक। 2 फरवरी को आपको मैंने बताया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ था, आर्द्र भूमि पर हमारा ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, याद रखना है आपको, IUCN। इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी, याद रखना है। नेचर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा, ठीक है। तो जेनेवा में है, याद रखना है हमें, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और ये हर साल एक बुक पब्लिश करता है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, और रेड डेटा बुक के अंदर ना, हाँ, इस रेड डेटा बुक में ना सारी जानकारी लिखी होती है कि कौन सी जो जानवर है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन सा एक्सटिंक्शन के फेस में पहुंचने वाला है, कौन सा बहुत लीस्ट कंसर्न है, सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, ठीक। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल रेड डेटा बुक पब्लिश हो, ठीक। जब इनके पास अच्छा खासा डिटेल आ जाता है, डेटा आ जाता है, तभी पब्लिश कर देते हैं, ठीक। तो IUCN साल 1948, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, रेड डेटा बुक, याद रखना है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ किसे बोला जाता है, जो कि 40 सालों से ना मिले हो उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ बोला जाता है।
कोराल रीफ की बात करें तो कोराल रीफ जो है एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिम्बियोटिक है बेसिकली, ठीक, सिम्बियोटिक है। और एक इसका सिम्बियोटिक है एल्गी का, ठीक है। एल्गी में भी पूछा जाए तो जीव, इसको बोला जाएंगे हम जुक्सेंथेलाई, ठीक। ये जो है ग्रुप्स में पाए जाते हैं और इन पे कवर चढ़ा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कोराल रीफ जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। बिगेस्ट कोराल रीफ पूछा जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और 1900 किलोमीटर लंबा है। ऐसे भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। तो भारत का लक्षद्वीप भी किससे बना हुआ है? कोराल रीफ से बना हुआ है, ठीक। और मन्नार की खाड़ी है, ये भी किससे बना है? कोराल रीफ से बना है। ज़्यादातर जो कोराल रीफ होता है ना भारत का, जो ज़्यादातर कोराल रीफ है वो कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में, ठीक। लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी बना है कोराल रीफ से, लेकिन सबसे ज़्यादा कोराल रीफ कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। झील की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी झील कहाँ पर है। तो सबसे पहले याद रखना है कि लिम्नोलॉजी किसे बोलते हैं? तो झीलों के स्टडी को बोला जाता है लिम्नोलॉजी। सबसे पहला चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और चिल्का झील जो है वो एक लैगून झील है, आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून मतलब लवणीय झील है, ये सबसे बड़ी लवणीय झील है भारत की चिल्का झील, ठीक। पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी लैगून झील है। और पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, और यहीं से सारे के सारे जो सैटेलाइट वेटेलाइट होते हैं ना भारत के, लॉन्च होते हैं। सांभर झील की बात करें तो राजस्थान में है, और सबसे ज़्यादा नमक वाला लवणता वाला झील यही है। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है, और सर्वाधिक मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका वुलर झील। चोलामू झील जो है सिक्किम में है, और सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर मौजूद झील है चोलामू झील। लुनार झील महाराष्ट्र में है, और लुनार झील जो है उल्कापिंड गिरने से बना हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में है, और इसी में पाया जाता है तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील की बात करें तो वेम्बनाड और अष्टमुदी झील जो है वो केरल में है। और याद रखना है कि वेम्बनाड झील में ही ना भारत का सबसे एक बहुत मतलब प्रसिद्ध वो होता है, बोट रेस होता है, वो वेम्बनाड झील में ही होता है, ठीक है। और वेम्बनाड भारत का सबसे लंबा झील है, आप ऐसा बोल सकते हो। लंबा इसलिए है क्योंकि भाई बोट रेस कराना है तो लंबा झील तो चाहिए हमें, सिंपल सी बात है। और एक है कोलेरू झील, और कोलेरू झील भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कृत्रिम झील कौन सा है तो गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, और ये यूपी में है। कहाँ पर है ये? यूपी में है। आगे चलते हैं, पॉल्यूशन टॉपिक कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो पॉल्यूशन, ठीक, पॉल्यूटेंट किसे बोलते हैं? जो कि पॉल्यूशन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी ग्लोबल वार्मिंग ही बोला जाता है, क्लाइमेट चेंज को भी बोला जाता है, और ग्लोबल हीटिंग। तो ग्लोबल हीटिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग नेम है। एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का होता है वो होता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो सन से जो होता है ना, सूरज के अंदर ना इंफ्रारेड रेज भी होती है सनलाइट में। और इंफ्रारेड रेज क्या होता है? जब हमारे गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे अर्थ के बहुत सारे गैस होते हैं जैसे CO2 गैस हो गया, जब ये इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ना मेनली 6 गैस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कितने हैं तो 10 है, जो कि मैंने आपको ओ मीना काजल लगा से याद करवाया था। सेम वही है कि 6 गैसेस होते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं, ठीक। एक है CO2, एक है CH4, एक है O3, एक है CFC, एक है वाटर वेपर, और एक है N2O, ठीक है। ओ मीना काजल लगा, O से है O3, मी से है मीथेन, N से है N2O मीना, और का से है CO2, जा से है जल, ठीक है, याद रखना है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, नॉर्मल सी बात है। पूछा जाए कि कौन सा गैस सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा गैस है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो CO2 गैस है। यूवी रेस की बात करें तो जब यूवी रेस स्किन कैंसर भी कर सकता है और कैटरैक्ट भी कर सकता है। कैटरैक्ट मतलब अंधा भी कर सकता है मैं पूरा अच्छे से। वैसे कैटरैक्ट क्या होता है कि हमारे जो आई लेंस होता है ना, आंखों का लेंस, वो दूधिया हो जाता है, उसे कैटरैक्ट बोलते हैं। तो यूवी रेस से स्किन कैंसर और कैटरैक्ट होता है। ओजोन परत का पतला होना ही क्या कहलाता है? ओजोन होल कहलाता है, ठीक है। ओजोन होल अभी दुनिया में 2 जगह पे हो रखा है, एक तो साउथ पोल में हो रखा है, अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में, याद रखना है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरिंग ओजोन, ओजोन को मापने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं डब सन। क्या बोलते हैं? डब सन। जो सेकंड ओजोन का होल है
वो ऑस्ट्रेलिया में हो रखा है। क्या हो रखा है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है हमको। ऑस्ट्रेलिया की जो भेड़ है ना वो अंधा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी भेड़ थे ना वो अंधे हो गए थे। किस लिए? ओजोन होल के वजह से ही, याद रखना है। CFC सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन होल के लिए, याद रखना है आपको, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि साल 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, और ये था क्लोरोफ्लोरो गैस को बैन करने पर। क्लोरोफ्लोरो गैस को बैन करने पर। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। ठीक, ओके। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं आप ना सीधे सीधे लाइन से याद कर सकते हो। जैसे कि 1984 को आपका क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। मैं नीचे पढ़ा रहा हूँ आपको, एक भोपाल गैस त्रासदी देख लो। 1984 में ना भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है। हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें एक ना यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था ना, कार्बाइड का प्लांट, उसके अंदर से गैस लीक होने लग गया था रात में, ठीक है। कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक जहरीला गैस होता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, इस गैस की वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। और 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, याद रखना आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बाकी अगर आप लाइन से याद करना चाहो तो 1984 में हुआ था आपका भोपाल गैस त्रासदी। 1985 में आपका हुआ था वियना संधि। 1986 में आपका हुआ था चेरनोबिल घटना। और 1987 में आपका हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना संधि जो कि 1985 में हुआ था, वो याद रखना है आपको कि वियना संधि जो है ना वो किससे रिलेटेड था? आपका ओजोन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? ओजोन से, ठीक है, वियना संधि। एसिड रेन के क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं? एसिड रेन आपको पता है, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है और तब बारिश होता है, तो बारिश जो है वो पॉल्यूशन के साथ मिलकर एसिड रेन बना लेता है। एसिड रेन से फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट पड़ता है, प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है, वाटर एनिमल जो होता है, पानी में जो एनिमल होते हैं वो मरने लग जाते हैं एसिड की वजह से। इमारतों का रंग जो है वो गायब होता है, क्योंकि SO2 जो है ना, SO2 वो इमारतों के रंग को गायब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैंसर तक भी हो सकता है एसिड रेन की वजह से। CO की बात करें तो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये सबसे बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है, क्योंकि जितनी भी गाड़ी होती है ना और इंडस्ट्रीज़ होते हैं, CO वहीं से निकलता है, गाड़ियों से और इंडस्ट्रीज से। ये 50% पॉल्यूशन करता है पूरी दुनिया का, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल के जलने से क्या निकलता है? यही निकलता है, सॉरी, फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्शन से निकलता है ये। अगर कोई फॉसिल फ्यूल जल रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जल रहा, आधा अधूरा जल रहा है, तो धुआं बनता है, और इस धुएं से क्या निकलता है? CO निकलता है। इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको कम कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और इस वजह से हम क्या पड़ जाते हैं? बेहोश पड़ जाते हैं। और ज़्यादा समय तक अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लिया तो हम मर भी सकते हैं, ठीक। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर कम कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं, ठीक। SO2 की बात करें तो ये सेकंड मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, सेकंड नंबर पे, जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट करता है। और ज़्यादातर ये ऑयल रिफाइनरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ऑयल रिफाइनरी से, ठीक है। देखो फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, गाड़ियों से, वो वहाँ से क्या निकलता था? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन SO2 निकलता है ऑयल रिफाइनरी से, ठीक। इसके अलावा और भी जगहों से निकल सकता है, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनो इरप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इनसे भी निकलता है, लेकिन थोड़ा कम निकलता है। SO2 पत्थर भवन को तोड़ देता है तथा उसका रंग क्या कर देता है? उड़ा देता है। मैंने आपको बताया था SO2 ही होता है जो कि रंग वंग ये सब गायब कर देता है इमारतों का, और पत्थरों को तोड़ भी देता है, इतना खतरनाक एसिड बना देता है SO2। इसलिए SO2 को क्रैकिंग गैस भी बोला जाता है, क्योंकि वो पत्थरों वत्थरों इन सबको क्रैक कर देता है। आगे बात करते हैं CO2 गैस की। तो देखो CO2 गैस जो होता है ना ज़्यादातर बनता है फॉसिल फ्यूल के जलने पे। किसके जलने पे? फॉसिल फ्यूल के, याद रखना है आपको, ठीक। फॉसिल फ्यूल में नहीं ये होता है। इसके अलावा बाकी भाई फैक्ट्रियों से, व्हीकल से, वुड बन से थोड़ा थोड़ा सबसे बनता है ही, नॉर्मल सी बात है। आगे बात करते हैं साउंड पॉल्यूशन की। आपको याद रखना है कि साउंड जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। एक इंसान जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। और डेसिबल में पूछे तो 0 से लेकर 180 डेसिबल, 0 से लेकर 180 डेसिबल, तो 180 डेसिबल तक सुन सकता है, और 20 किलो हर्ट्ज तक, 20,000 से, ठीक है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड सबसे तेज़ चलता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और साउंड की एवरेज स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
अगर हम बात करें WHO के हिसाब से कि अगर कोई बंदा ना जागा हुआ है तो 45 dB से ज़्यादा अगर आवाज़ आता है, 45 डेसिबल से ज़्यादा, तो उसको साउंड पोल्यूशन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू WHO। और सोते हुए इंसान में अगर 35 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ हो गया तो फिर भी साउंड पोल्यूशन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू WHO। बाकी हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोलता है भारत का, जो कि बोलता है भाई बिल्कुल डबल ले जाता है। वो बोलता है कि भाई अगर कोई बंदा जागा हुआ है, दिन की बात करें तो 75 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होगा तब मानेंगे साउंड पोल्यूशन, और 70 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होगा रात में तब मानेंगे साउंड पोल्यूशन। ठीक है, तो भाई WHO मानता है कि 35 से ऊपर हो गया ना सोते हुए इंसान को तब भी पोल्यूशन है। लेकिन हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत का बोलता है कि भाई पागल हो क्या, 35 नहीं, सोते हुए इंसान को 70 मानो, सीधा डबल, 35 का डबल 70। ठीक है, तो सोते हुए इंसान का डबल कर दो, 35 का डबल 70, और 70 में 5 जोड़ दो 75, तो 75 चाहिए जागते हुए इंसान के लिए। ठीक है, अभी कुछ डिटेल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो। हाँ, अब आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। इफ़ द फ्लाविंग्स, अब यहाँ पे देखिए कि वाटर पोल्यूशन, आपको पता है कि भाई वाटर पोल्यूशन होता है क्या, जब पानी गंदा हो जाता है, लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ना पानी के अंदर किसी ने मरकरी मिला दिया, क्या मिला दिया, मरकरी, तो मीना माटा डिजीज़ हो जाता है, याद रखना है। लेड मिलाने से एनीमिया हो जाता है, लेड मिलाने से क्या हो जाता है, एनीमिया। नाइट्रेट मिला दिया जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, याद रखना है, नाइट्रेट मिलाने से। और कैडमियम मिलाने से होता है इटाई, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, तो मरकरी मिलाने से मीना माटा, लेड मिलाने से एनीमिया, नाइट्रेट मिलाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और कैडमियम मिलाने से हो जाता है हमारा इटाई। ठीक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या बताता है कि कोई वाटर ना कितना पॉल्यूटेड है। ठीक है, BOD जितना ज़्यादा होगा, BOD जितना ज़्यादा होगा, जो पानी है ना उतना ज़्यादा वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा अगर BOD ज़्यादा होगा। और BOD जितना कम होगा, पानी उतना ज़्यादा कितना होगा, प्योर होगा, पानी उतना ज़्यादा प्योर होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने O2 लिख रखा है। ठीक है, ध्यान देना कि अगर पानी में ऑक्सीजन बहुत सारा है तो पानी प्योर है, और पानी में ऑक्सीजन कम है तो भाई पानी गंदा है, पॉल्यूटेड है पानी, सिंपल सी बात है। तो BOD अलग चीज़ है और O2 अलग चीज़ है, ध्यान देना। BOD ज़्यादा तो पानी भी ज़्यादा गंदा। ठीक है, और BOD कम तो पानी प्योर। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा है तो पानी प्योर है, ऑक्सीजन कम है तो पानी पॉल्यूटेड है, नॉर्मल सी चीज़ है। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, पक्षियों के घोंसले। ठीक, सबसे पहले इंडियन रॉबिन बर्ड। तो इंडियन रॉबिन बर्ड ना ये पत्थरों के बीच मुलायम क्या करता है, घोंसला बनाता है, याद रखना है। पत्थरों के बीच घोंसला बनाने के लिए टहनी, आम, बाल, रुई, जड़, जितनी चीज़ें मिल जाए वो घोंसला बना लेगा, कुछ भी मिल जाए। पत्थरों के बीच में क्या बनाता है, मुलायम घोंसला बनाता है। डव बर्ड की बात करें तो डव बर्ड ना कैक्टस के ऊपर और मेहंदी के मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो कैक्टस पेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है ये। ऐसा क्यों करता है ये, ताकि ये ना अपने अंडों को ना बंदर से, सांप से और मनुष्य से बचा सके, सिंपल सी बात है। स्पैरो और पिजन की बात करें तो ये आमतौर पर ना घर के आसपास घोंसला बनाते हैं। आपको पता ही होगा जो कबूतर वबूतर होते हैं और ये जो चिड़िया होती है हमारी, स्पैरो होती है, ये सब तो हमारे घर के आसपास ही बनाते हैं ना। ज़्यादातर स्पैरो की बात करें तो स्पैरो अलमारी के पीछे बनाएगा, छत के या फिर आयना के पीछे बना लेता है स्पैरो। और पिजन कहाँ पे बनाता है, पुराने मकानों पर। कबूतर जो पुराने मकानों और खंडर में क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। वुड पैकर की बात करें तो वुड पैकर क्या करता है, तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है और तने से कीड़े भी खाता है। पर्पल सनबर्ड की बात करें तो ये पेड़ या फिर झाड़ी पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। ये ना लटका हुआ घोंसला बनाता है पर्पल सनबर्ड, और इसका घोंसला जो होता है रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े, किसी भी चीज़ से बन सकते हैं। ठीक है, और पर्पल सनबर्ड जो होता है वो अप्रैल में अंडा देता है। ठीक, आउल की बात करें तो आउल अपने गर्दन को जो है ना वो लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है, और नॉर्मल 270 से 280, बाकी 360 तक घुमा सकता है अपना आउल। मैना की बात करें तो मैना रेगिस्तान में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और मैना जो होता है ना अपने गर्दन को झटके से पीछे करती है, क्यों, क्योंकि इसके आई बॉल मूव नहीं हो सकते। बगुला की बात करें तो बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीड़े खाता है। ठीक, कौवे की बात करें तो कौवा जो है अपना घोंसला एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बनाता है कौवा अपना घोंसला। ठीक है, और कौवा अपने घोंसला बनाने के लोहे के तार, रस्सी के टुकड़े, टहनी के टुकड़े, ठीक है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। कौवा भी कुछ भी इस्तेमाल करके बना सकता है अपना घोंसला। और बात करें तो कौवे के घोंसले में ना कोयल क्या दे देती है, अपना अंडा दे देती है, और कोयल खुद का घोंसला
नहीं बनाती। अगला बर्ड है टेलर बर्ड या फिर दार्जिन चिड़िया। तो टेलर बर्ड क्या करती है, अपने नुकीले चोंचों से ना पत्तों को सी कर घोंसला बनाती है। आपको याद है, पत्तों को सील कर घोंसला बनाती है। अगला है वीवर पक्षी। तो वीवर पक्षी में हमें याद रखना है कि नर वीवर जो होता है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है और मादा वीवर ना उसमें से एक घोंसला चुनती है। ठीक है, तो वीवर पक्षी में क्या होता है कि जो नर होता है, जो मेल पक्षी होता है, वो बहुत सारे घोंसले बनाएगा मस्त मस्त, और जो फीमेल होगी ना वो उनमें से एक चुनेगी और वहाँ पर जाके फिर रहेगी। ठीक, अब पक्षियों के बारे में फिर से और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखो, पक्षियों के पंख जो होते हैं ना उड़ने के लिए तो होते ही है, और सर्दी गर्मी में जो है बचने हेतु भी होते हैं, याद रखना है हमें। सिंपल सी बात है। अब आप लोग सोचोगे कि सर्दी गर्मी में बचने हेतु कैसे इस्तेमाल होते हैं इनके पंख। तो भाई सिंपल सी बात है, जब इन्हें ठंड लगता है तो ये अपने पंखों से अपने आप को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल घेर लेते हैं, ख़त्म। तो सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी इनके पंख काम आते हैं और साथ में उड़ने के लिए भी काम आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। पक्षियों के जो चोंच होते हैं ना उसमें कोई दांत नहीं होते हैं। भाई पक्षियों के दांत देखे आपने, नहीं होते, ख़त्म बात। याद रखना कि पक्षियों के 4 चैम्बर का दिल होता है जितना हमारा होता है, ख़त्म बात। ठीक है, कुछ पक्षी हैं जैसे हो गया पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, रिया हो गया और एमू हो गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सब। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, रिया और एमू, ये जो पक्षियाँ हैं ये उड़ नहीं सकते। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो होते हैं वो ज़मीन खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी जो होते हैं ना मुख्यतः अंडे देते हैं। पक्षी मुख्यतः क्या देते हैं, अंडे, याद रखना। और कहाँ पर अंडे देते हैं, घोंसले में देते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है यार। पक्षियों की जो हड्डी होते हैं, याद रखना, वो खोखले होते हैं। पक्षियों की हड्डी क्या होते हैं, खोखले, नॉर्मल सी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। और उन खोखले होते हैं तो उनमें हवा भरा होता है। पक्षी एक ही समय पर अलग अलग 2 वस्तुओं पर नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि पक्षियों के अपने आँख देखे होंगे वो दोनों साइड होते हैं, अलग अलग साइड। तो दोनों आँख पक्षियों के दोनों तरफ मुड़े होते हैं, तो पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ठीक, इसके अलावा गिद्ध हो गया, बाज हो गया और चील हो गया, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। रात में याद रखना, रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं ना उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। कुछ जानवर होते हैं जो सिर्फ रात में जागते हैं, उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपका आउल आ जाएगा, आउल यानी कि उल्लू आ जाएगा, वो भी रात में जागते हैं तो उनको भी लगभग ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। जो पक्षी के जो कान होते हैं ना, याद रखना, पक्षी के ना कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, ध्यान देना है आपको। और वहीं पे हम सांप की बात करें तो सांप के कान ही नहीं होते। ठीक है, द एनिमल विच ले एग्स, वो एनिमल जो कि अंडे देते हैं उनको ओविपोरस बोला जाता है, याद रखना है। और जो भी एनिमल अंडे देते हैं उनके कान नहीं दिखाई देते, क्योंकि पक्षी भी अंडे देते हैं, उनके कान दिखाई नहीं देते, और साथ में इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, नॉर्मल सी बात है। और जो बर्थ देते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं, सिंपल सी बात है, उनके कान दिखाई देते हैं ना। और जो बर्थ देते हैं, जो बच्चा पैदा करते हैं, उनको विविपोरस बोला जाता है या फिर मैमल्स बोला जाता है, याद रखना है। और इनके कान भी दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, जैसे कि हम इंसान। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्यौहार से शुरू करेंगे और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का कंप्लीट कर लेंगे पूरे EVS को। थैंक यू।